औरत का जिस्म इख्तियार करते ही उसने मुझे रोक कर कहा, बाहर मत जाना। और मेरे दिल पर एक खौफ सा तारी हो गया। इंसानी चीख की भयानक आवाज़ ने मेरी आसाब को हिला कर रख दिया। ऊपर से एक मुर्दा और जिंदा होकर मर्तबान से निकल कर मेरे सामने आन खड़ी हुई। मैंने बोलना चाहा, लेकिन खौफ के मारे मेरा हल्क खुश्क हो गया और अब भीख वक़्त कई इंसानों की चीखों की आवाज़ें बुलंद होने लगी थी और ये आवाज़ें ऐसे लग रहा था जैसे हमारी कोठी की तरफ बढ़ रही हैं। बम्बई बरोड़ा रेलवे स्टेशन पर झांसी से भोपाल जाते हुए झांसी से कोई 60 किलोमीटर के फासले पर रोहतगढ़ का छोटा सा स्टेशन आता है और रोहतगढ़ से 3-4 कोस जनूब मशरक़ की जानब घने जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन जंगलों में शेर, चीते, हाथी और रीछ गर्द के हर किस्म के दरिंदे, जानवर और हशारतुल अर्ज़ पाए जाते हैं। ये जंगल आगे जाकर होशंगाबाद नागपुर के वस्ती जंगलाती सिलसिले से जाकर मिल जाते हैं और इन जंगलों का रोहतगढ़ से होशंगाबाद तक का इलाका सबसे ख़तरनाक और खौफनाक समझा जाता है। इन जंगलों के बारे में ये रवायत भी मशहूर है कि यहाँ रात की तारीकी में उन लोगों की चीखें सुनाई देती हैं जो जंगली दरिंदों का शिकार हो चुके हैं। इस जंगल में रोहतगढ़ से थोड़े फासले पर एक पुराने किले का खंड है जिसे रानी बाई का किला कहते हैं। ये किला मुग़लों के ज़माने का है और कहते हैं कि उसे किसी मुग़ल सूबेदार ने अपनी कनीज़ रानी बाई के लिए बनवाया था। किले के अंदर रानी बाई का एक आलीशान महल था और उस महल के नीचे एक खुफिया सुरंग बनाई गई जो ज़मीन के अंदर ही अंदर रोहतगढ़ तक जाती थी। सावन के दिनों में जब बारिशें शुरू होती तो रानी बाई इस किले में आ जाती और महल के बाग में अपनी कनीज़ों के साथ झूला झूलती और मौसम बरसात का लुत्फ़ उठाती। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रानी बाई की खून आलूद लाश महल के पाए जन्म में पाई गई और रानी बाई के मुसलमान सूबेदार खामंद ने रानी बाई की लाश को हिंदू रस्म के मुताबिक नज़र आतिश करने के बाद उसकी हड्डियां, जिसको हिंदू लोग फूल कहते हैं, महल के बाग में जहां रानी बाई की लाश मिली थी वहीं दफन करके ऊपर मड़ी यानी संगे मरमर का एक चबूतरा सा बना दिया और जिसके ऊपर एक संगे मरमर की छोटी सी बारादरी थी। रानी बाई के इस किले के बारे में ये रवायत बम्बई तक मशहूर थी कि कभी कभी तारीक रातों में इस किले में से किसी औरत की सिसकियां उभरने और कभी दर्द भरे गीत गाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इन पुरअसरार असीबी आवाज़ों की वजह से कोई शख्स इस किले के नज़दीक नहीं जाता और लोगों को तो इस किस्म की कोई बात हाथ आ जानी चाहिए। लोगों ने यह भी मशहूर कर रखा है कि रानी बाई के किले में एक हिंदू तवाइफ की बदरू रहती है जो चुड़ैल का जन्म ले चुकी है और किले के करीब से गुजरने वाले मुसाफिरों या शिकारियों को मोहब्बत भरी आवाज़ें देकर बुलाती है और जब वो किले के अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गायब हो गए। इस बदरू चुड़ैल की आवाज़ अब तक कई इंसानों को हड़प कर चुकी है। जिस शख्स ने मुझे जो खौफनाक दास्तान सुनाई उसका कहना है कि मैंने बम्बई में रानी बाई के किले के बारे में ये मुबालगा अमीज़ और दहशतनाक रवायतें सुनी तो मैंने दिल में इस मसले को हल करने का फ़ैसला कर लिया। वो शख्स खामोश हो गया और मैं उस शख्स का यहाँ नाम इसलिए नहीं लिखूँगा कि उसने खुद भी अपना नाम नहीं बताया और मुझसे वादा भी लिया था कि अगर किसी ज़रिए से मुझे उसका असली नाम मालूम भी हो गया तो मैं अपने कारीन को वह नाम नहीं बताऊँगा। और मुझे अभी तक उस पुरअसरार किस्म के शख्स का असली नाम मालूम नहीं हुआ, लेकिन चौंका ये उस शख्स की आप बीती है और ये सारे दहशतनाक वाक़या सच्चे हैं और उसके साथ गुजर चुके हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका फ़र्ज़ी नाम रखना ज़रूरी है और मैं उसका नाम फ़ैरोज़ फ़र्ज़ कर लेता हूँ। और फ़ैरोज़ से मेरी मुलाकात महज एक इत्तफ़ाक़ से हो गई थी। जुलाई अगस्त के मौसम में मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के एक सेहत अफजा पहाड़ी मकाम पर गया और कुछ रोज़ वहाँ क़याम के बाद वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू किया तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई। ख्याल था कि पहाड़ी बारिश है और घंटे आधे घंटे बाद रुक जाएगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान को स्याह घंघूर घटाओं ने ढांप रखा था और बिजली रह रह कर चमक रही थी और ये तो कोई बारिश का तूफ़ान था।
हमारी बस एक मकाम पर जाकर रुक गई और मालूम हुआ कि आगे एक पहाड़ी पुल टूटकर बारिश में बह गया है, और पहाड़ी इलाकों में अगर कोई सड़क या कोई पुल बारिश में बह जाए तो इतनी जल्दी ट्रैफिक के वास्ते दूसरा रास्ता नहीं बनाया जा सकता, और ख़ास तौर पर जबकि बारिश भी मूसलाधार हो रही हो। हम 15-20 मुसाफिर एक लग्जरी कोच में सफ़र कर रहे थे, और कोच के ड्राइवर ने जहां गाड़ी खड़ी की थी वो एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। ज़रा बुलंदी पर एक रेस्ट हाउस भी था, और ड्राइवर ने मुसाफिरों से कहा, आप लोगों को परेशानी ज़रूर हुई होगी, लेकिन ये मजबूरी है, और आगे पुल बारिश में बह गया है और शायद आप लोगों को रात यहीं गुजारनी पड़े। मुसाफिरों में शदीद मायूसी फैल गई और सब के चेहरे लटक गए, मगर बारिश के आगे किसी का जोर नहीं चल सकता था, और सिर्फ एक उधेड़ उम्र का चौड़े शानों वाला एक मुसाफिर ऐसा था कि जिस पर उस सूरत हाल का कोई असर ना हुआ, और वह बड़े सुकून के साथ अपने ओवर कोट के कॉलर ऊपर किए, सर पर सवाती टोपी पहने हुए चाय की दुकान के साइबान के नीचे लोहे की कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। और मैंने दिल में सोचा कि ये आदमी तो बिल्कुल ही बेहिस और डल किस्म का है, और या फिर वो इस किस्म की तकलीफ़ों और नागहानी आफतों का आदी हो चुका है। उसकी सवाती टोपी के किनारों पर उसके बालों की सफ़ेदी झलक रही थी, और उसकी उम्र 50 साल के करीब होगी, मगर जिस्म सेहतमंद और मुतनासिब था। एक मुसाफिर ने ड्राइवर से कहा कि हम लोग रात कहाँ बसर करेंगे, और बेहतर यही है कि हमें वापस ले चलो। ड्राइवर बोला, साहब फिक्र ना करें, ऊपर महकमा जंगलात का एक पुराना रेस्ट हाउस है, और वहाँ आप लोगों के सोने का बंदोबस्त हो जाएगा, और बाकी 2-4 आदमी कोच के अंदर भी सो सकते हैं। सूरज बादलों के पीछे ढलना शुरू हो गया और दिन की रोशनी मानद पड़ने लगी। ड्राइवर ये कहकर ऊपर रेस्ट हाउस की तरफ चला गया कि आप लोग तब तक चाय की दुकान में चाय वगैरह पिएं, और मैं ऊपर आप लोगों के सोने का कुछ इंतजामात करता हूँ। चाय की दुकान पहाड़ी सड़क के किनारे पर थी, और पथरीली स्लेटों वाली ढलवान छत के नीचे एक बड़ा सा बरामदा था, और एक तरफ दुकान का मालिक चाय वगैरह पकाता, और बरामदे में लकड़ी की बोसीदा 2-4 मेज़ों के गिर्द लोहे की कुर्सियां पड़ी थीं। एक जन्म लकड़ी के 2-3 बेंच भी रखे हुए थे, और कुछ मुसाफिर कुर्सियों पर और कुछ बेंच पर बैठ गए और चाय वगैरह पीने में मसरूफ़ हो गए। मैं सबसे अलग हटकर दीवार के साथ लगे लकड़ी के बेंच पर बैठा चाय पी रहा था, और बरामदे के बाहर सड़क पर बारिश का नज़ारा भी कर रहा था। चाय के होटल के मालिक ने बादलों की वजह से शाम का अंधेरा जल्दी गहरा होते देखकर बरामदे की छत पर लगा हुआ बल्ब रोशन कर दिया। मैंने लंबा कोट पहन रखा था और सर्दी से बचने के लिए गले में मफरल भी लपेटा हुआ था। छत के लकड़ी के शहीतर से लटकते बल्ब की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। इत्तफाक से वो अधेड़ उम्र का आदमी जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, और उस पर इस परेशानी सूरत हाल का कोई असर नहीं हुआ था, मुझसे चंद गज के फासले पर एक मेज़ के पास कुर्सी पर अकेला बैठा चाय पी रहा था, और मैंने महसूस किया कि वो शख्स मेरी तरफ बड़े गौर से देख रहा है। मैंने कोई ख्याल न किया और खामोशी से बैठा चाय पीता रहा। कुछ देर बाद ही वो शख्स कुर्सी से उठा और मेरे करीब आकर बड़ी शाइस्तगी से बोला, और क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? मैं उसके मज़बाना अंदाज गुफ्तगू से मुतासर हुआ, और मैंने बेंच पर ज़रा सा पीछे सरकते हुए कहा, ज़रूर तशरीफ़ रखिए। और वो शख्स अपने गर्म ओवर कोट को समेटते मेरे पास बेंच पर बैठ गया, और फिर उसने जेब से पाइप निकालकर उसमें पहले से भरे हुए तंबाकू को अंगूठे से दबाकर सुलगाया, और 1-2 हल्के से कश लगाने के बाद मुझसे मेरा नाम लेकर यूँ मुखातब हुआ, अब वही है ना जो आजकल अखबारों रिसालों में पुर इसरार और किसी हद तक दहशतनाक एडवेंचर की कहानियाँ लिखते हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं वही हूँ। और वो बोला, और मैंने आपकी एक किताब में आपका फ़ोटो देखा था, और वहीं से मैंने आपको पहचान लिया। और फिर वह मुझसे शुमाली इलाका जात के मौसमों और बारिश की बातें करने लगा, और मैं हूँ हाँ में जवाब देता रहा। उस आदमी के चेहरे के नकूश तीखे थे और रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई थीं। चेहरे का रंग जो कभी सुर्ख सफ़ेद होगा अब गंदमी रंगत इख्तियार कर चुका था। साफ महसूस हो रहा था कि उस शख्स ने जिंदगी और वक़्त के बड़े गर्म सर्द मौसम देखे हैं, और उसकी नस्वारी आंखों में भी जहानत की बड़ी चमक थी। वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के जंगलों के बारे में बड़े माहराना अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था, और मैंने उससे कहा, लगता है कि आपको इन जंगलों का काफ़ी तजर्बा है।
वो पाइप को अपने होंठों से ला करते हुए बोला, इन जंगलों का तो मुझे इतना तजर्बा नहीं, लेकिन भारत के जंगलों में मैंने काफ़ी वक्त गुजारा है। भारत के जंगलों में पाकिस्तान बनने से पहले मैं थोड़ी बहुत आवारागर्दी कर चुका था, और इससे पहले मुझसे कोई सवाल करता, उसने बुझे हुए पाइप को अंगूठे से दबाने के बाद दोबारा सुलगाया और कहने लगा, भारत के जंगलों के बारे में तुमने भी बहुत कुछ लिखा है और काफ़ी हद तक दुरुस्त लिखा है, लेकिन इन पुरअसरार जंगलों में मुझे जो तजर्बे हुए हैं वो तुमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। और मैंने पूछा कि क्या आप शिकारी रह चुके हैं? वो बोला कि जम कारेट की तरह कोई पेशावर शिकारी तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत शिकार खेल लेता था, और महज खेल की खातर, और ज़्यादातर मुझे उन जंगलों की पुरअसरार रवायतें और उनकी तरफ खींच कर ले गई थी, और मैं पुरअसरार और मावराई चीज़ों को पसंद करता हूँ, और मुझे पुरअसरार राजों का सुराग लगाने और उन्हें बेनकाब करने और असल हकीकत मालूम करने का शुरू ही से बड़ा शौक रहा है। फिर उसने अचानक चेहरा मेरी तरफ घुमाकर आहिस्ता से कहा, और तुम जो पुरअसरार कहानियाँ लिखते हो वो मुझे फर्जी कहानियाँ लगती हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी पुरअसरार कहानी है जो तुम सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि आज के मॉडर्न और कंप्यूटर साइंस के ज़माने में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, और ऐसा मेरे साथ हुआ है, और ये कहानी नहीं बल्कि मेरी आप बीती है। वो चुप हो गया और खामोशी से पाए पीते हुए जैसे गहरी सोच में डूब गया। बारिश उसी तरह हो रही थी और शाम का अंधेरा छा चुका था, और मैं उस पुरअसरार शख्स की कहानी ज़रूर सुनना चाहता था। और जब मैंने उसके आगे अपने इश्तियाक का इज़हार किया तो वो बोला, मैं तुम्हें यह हैरत अंगेज़ कहानी ज़रूर सुनाऊंगा, और शायद इसीलिए मैं वहाँ से उठकर तुम्हारे पास आकर बैठा हूँ, और पहले ये मालूम हो जाए कि हमें रात कहाँ बसर करनी है, कोच में या ऊपर वाले रेस्ट हाउस में। और मैं तो उसी जगह बेंच पर बैठे बैठे रात गुजार सकता हूँ, और मेरा जिस्म इस किस्म की तकलीफ़ों का आदी है, और मैंने कई रातें जंगलों के दरख्तों पर बैठकर गुजारी हैं। इस दौरान कोच का ड्राइवर ऊपर से आ गया और उसने बताया कि ऊपर वाले रेस्ट हाउस में सब के रात बसर करने का बंदोबस्त कर दिया गया है, और बराए मेहरबानी सब मुसाफिर ऊपर आ जाएं, और वहाँ आपको खाना भी मिल जाएगा। और बारिश ज़रा रुक गई थी। मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा नहीं थी, और उनमें कोई औरत और बच्चा भी नहीं था। चुनाचा सारे मुसाफिर हल्की बारिश में भीगते पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर ऊपर रेस्ट हाउस में आ गए, और उनका सामान कोच यानी वैगन के अंदर रखवा दिया गया, और कोच के क्लीनर ने सामान की हिफाजत की खातर रात कोच में ही गुजारनी थी। रेस्ट हाउस में इंतज़ाम यह हुआ था कि एक बड़े से कमरे की आतिशदान में आग जलाकर ज़मीन पर दरियाँ बिछा दी गईं। कुछ लिहाफ और कुछ कंबल मुहैया कर दिए गए, और वहीं दरियों पर लेट कर रात बसर करनी थी। मेरे पुरअसरार साथी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, और एक कंबल घुटनों पर रखकर आतिशदान के पास बैठ गया और कहने लगा, और ये लोग फैशन परस्त लोग हैं, और महज फैशन की खातर इन पहाड़ी इलाकों की सैर करने आते हैं, और यहाँ भी घर का या आराम ढूंढते हैं। इन्हें क्या मालूम कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गरीब लोग किस कदर सख्त ज़िंदगी बसर करते हैं, और जंगल क्या होते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद सब लोग वहीं दरियों पर लिहाफ और कंबल वगैरह ओढ़ कर सो गए, और आतिशदान में आग जल रही थी, और जिसकी वजह से रेस्ट हाउस के बड़े कमरे की सर्दी थोड़ी कम हो गई। मैं और वो पुरअसरार शख्स आतिशदान के करीब ही कंबल लेकर दीवार के साथ लाकर बैठ गए। उसी रात उस पुरअसरार शख्स ने मुझे वो हैरत अंगेज़ कहानी सुनाई जो बकौले उसकी आप बीती थी, और जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। उस शख्स ने मुझे अपना नाम नहीं बताया था, और मुझसे वादा भी लिया कि अगर किसी ज़रिए से मुझे उसका नाम मालूम हो जाएगा तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं उस अहद पर आज भी कायम हूँ। और मैंने कहानी बयान करने की सहूलत की खातर उस पुरअसरार शख्स का फर्जी नाम फ़ेरोज़ रख लिया है, और फ़ेरोज़ अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, और वो किस शहर में रहता है और क्या करता है, उसकी कोई घरेलू ज़िंदगी भी है या नहीं। उसने अपने साथ गुजरे हुए नाकाबिले यकीन, नाकाबिले फरामोश, पुरअसरार और दहशतनाक जो वाक़यात सुनाए हैं, वो मैं वैसे के वैसे बिल्कुल उसी तरह सुनाना चाहता हूँ, और जिस तरह उस पुरअसरार शख्स ने मुझे सुनाए थे। अब मैं आपको वापस बम्बई बड़ौदा रेलवे लाइन पर झांसी से 63-64 किलोमीटर दूर रोहतगढ़ होशंगाबाद रेंज के उन जंगलों में लिए चलता हूँ, जहाँ एक घने जंगल में किसी मुगल सूबेदार ने अपने चहेती कनीज रानी बाई के लिए किला महल तमीर करा था,
جو رانی بائی کے قلعے کے نام سے مشہور تھا، اور بقول فروز کے کہ جس کے متعلق طرح طرح کی ڈراؤنی کہانیاں مشہور تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کے محل کے پائیں باغ میں رانی بائی کا قتل ہو گیا تھا، اور باغ میں جس جگہ رانی بائی کی لاش ملی تھی، مغل صوبے دار نے اسی جگہ اس کی مڑی بنا دی، اور رانی بائی کو کس نے قتل کیا تھا اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، اور یہ 300 سال سے ایک سربستہ راز تھا۔ اور ان جنگلوں کے بارے میں یہ کہانیاں بھی مشہور تھیں کہ یہاں رات کی تاریکی میں اکثر ان لوگوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جنہیں جنگلی درندے ہڑپ کر گئے ہیں۔ اور قلعہ رانی بائی کے بارے میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ تاریک اندھیری راتوں میں کبھی کبھی اس قلعے میں سے کسی عورت کی سسکیوں کی اور کبھی درد بھرے گیت گانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ قلعہ رانی بائی میں ایک ہندو طوائف کی بد روح رہتی ہے جو جنگل میں سے گزرنے والوں کو محبت بھری آوازیں دے کر اور کبھی خوبصورت عورت کے روپ میں سامنے آ کر انہیں قلعے میں لے جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے گئے، انہیں زمین کھا گئی یا آسمان۔ اور یہ ہے رانی بائی کے قلعے کا پس منظر، اور جس نے مجھے اس قلعے کی بدروح کا معمہ حل کرنے پر اکسایا۔ میں نے دہشت خیز کہانی جو فیروز نے اپنی آپ بیتی کہہ کر بڑی سنائی تھی، اس پر اسرار مہم جو شخص سے ایک نشست میں سنی یا 6 نشستوں میں، شمالی علاقہ جات کے پہاڑی ریسٹ ہاؤس میں سنی یا کسی دوسرے شہر میں اور کسی دوسری جگہ بیٹھ کر سنی، اور اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اور میں اس کی تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا۔ پر اسرار شخص فیروز کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان بننے سے 2 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے بمبئی میں قلعہ رانی کے بارے میں اس قسم کی عقل کو حیران کر دینے والی پر اسرار اور عصیبی کہانیاں سنی، تو میں پنجاب سے عام طور پر سردیوں کے موسم میں بمبئی کا ایک چکر ضرور لگایا کرتا تھا، اور وہاں میرا ایک بچپن کا دوست آٹو سپیڈ پارٹس کا چھوٹا سا بزنس کرتا، اور اس نے شادی نہیں کی تھی، اور بمبئی کے ایک علاقے میں اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا، اور اسے شکار کا شوق تھا۔ شکار کا شوق تو مجھے بھی تھا، چنانچہ جب میں اس کے پاس بمبئی آتا تو ہمیں شکار کا پروگرام بنا کر ہفتہ 10 دن کے لیے بمبئی کے قریبی جنگلوں میں شکار کھیلنے نکل جاتے۔ ہم عام طور پر سامبر، چیتل اور ہرن کا شکار کھیلتے، اور اگر کسی جگہ ہمیں دیہاتیوں کی زبانی پتہ چلتا کہ وہاں کوئی شیر ان کے مویشی اٹھا کر لے جاتا ہے تو ہم اس شیر کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ شیر آدم خور بن چکا ہے تو ہم نے اس کے مقابلے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے کہ آدمی خور شیر کو صرف ایک زیرک، چالاک اور تجربے کار شکاری ہی ہلاک کر سکتا ہے، اور آدم خور بن جانے کے بعد شیر بڑا خطرناک بن جاتا ہے اور اس کی چالاکی اور مکاری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ روہت گڑھ ہوشنگ آباد کے جنگلوں میں اس وقت تک کئی اناڑی شکاری آدم خور شیروں کا نوالا بن چکے تھے۔ ویسے بھی مجھے شیر کے شکار سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مجھے تو چیتل، سامبر اور ہرنوں کے شکار سے بھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو بس اپنی مہم جوئی کے شوق کی تسکین کے لیے اپنے دوست کے ساتھ جنگلوں میں نکل جاتا، اور جنگل بذات خود ایک بہت بڑا سربستہ راز ہوتا ہے۔ جن جنگلوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے حسن میں بھی ایک ہلاکت امیز ہیبت ہوتی ہے، اور ان جنگلوں کو دیکھ کر میرے جیسے آدمی پر بھی ایک بار دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ جنگل کے بڑے بید ہوتے ہیں اور بہت راز ہوتے ہیں، ان رازوں کو پانے کے لیے انسان کو اپنی جان پر کھیلنا پڑتا ہے۔ جب میں نے قلعہ رانی بائی کے بارے میں پر اسرار قسم کی عجیب و غریب کہانیاں سنی تو میں نے اس قلعے کے رازوں کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے اس فیصلے کو میں نے اپنے بمبئی کے دوست اور جس کا نام جمشید تھا اسے بھی پوشیدہ رکھا۔ چنانچہ بمبئی پہنچنے کے 3-4 روز کے بعد میں نے جمشید سے کہا، یار اس دفعہ میرا جی چاہتا ہے کہ اکیلے ہی شکار کھیلنے جاؤں۔ جمشید جانتا تھا کہ میں کوئی اناری شکاری نہیں اور جنگل کی زندگی اور درندوں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہوں، اس وجہ سے اس نے میرے اکیلے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا اور کہنے لگا، اس دفعہ میں بھی کاروبار کے سلسلے میں بہت مصروف ہوں، ٹھیک ہے تم اکیلے ہی شکار پر چلے جانا، لیکن زیادہ دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بمبئی کے قریبی جنگلوں میں ہی رہنا اور نوکر عبدل کو بے شک ساتھ لے جاؤ۔ میں نے کہا کہ فکر نہ کرو، اور میں بمبئی کے قریب
जो जंगल है वहीं तक जाऊंगा, मगर नौकर अब्दुल को साथ नहीं ले जाऊंगा, और इस दफा मुझे जीप की भी कोई जरूरत नहीं। जमशेद ने हैरान होकर पूछा, तो क्या पैदल चले जाओगे? मैंने कहा, पैदल क्यों जाऊंगा, और चंपा मंदिर के रेलवे स्टेशन तक ट्रेन में जाऊंगा, और वहां से आगे जंगल 2-1 मील ही रह जाता है। भाई जैसे तुम्हारी मर्जी है करो। और ये कहकर जमशेद खामोश हो गया, और मैंने उस पर बिल्कुल जाहिर ना किया कि मैं रोहतगढ़ के किले में रानी बाई के असीबी इरादों का खोज लगाने जा रहा हूँ। मुझे मालूम था कि वो मुझे इस खतरनाक और जानलेवा मुहिम पर कभी नहीं जाने देगा। मुझे कोई शिकार अगरचा नहीं खेलना था, मगर अपने दोस्त पर यही ज़ाहिर करना था कि मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। चुनाचा मुझे मजबूरन एक डबल बैरल बंदूक और मैगजीन का थैला साथ ले जाना पड़ा, और उन दिनों भी मैं सिगरेट की बजाय पाइप पिया करता था। एरन मोड़ तंबाकू की थैली, पाइप और सिगरेट लाइटर भी साथ रख लिया। एक शिकारी चाकू तो शिकार पर जाते हुए हर हालत में साथ रखना पड़ता है, चुनाचा उसे भी मैगजीन वाले थैले में रख लिया। मैं बम्बई सेंट्रल की बजाय बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से वाया भोपाल झांसी जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। डबल बैरल बंदूक और शिकार का लाइसेंस मैं हमेशा अपने पास बटुए में रखता था, और अभी बरसगीर पर अंग्रेज की हुकूमत थी, और इस किस्म के लाइसेंस किसी भी स्टेशन पर चेक किए जा सकते थे। मैं झांसी से एक स्टेशन पहले रोहतगढ़ के स्टेशन पर उतर गया, और यहाँ से जनूब मशरक की जानब 3-4 कोस के फासले पर होशंगाबाद रेंज के घने और खतरनाक जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। इस जंगल में एक जगह किला रानी बाई का वो खंडर था, और जिसके बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां मशहूर थीं। लोगों का कहना था कि किला रानी बाई के करीब कुर्बो जवार के जंगल में कभी कभी रात के सन्नाटे में उन बदनसीबों की चीखों की आवाज़ें सुनाई देती थीं, जो जंगली दरिंदों का नवाला बन चुके थे। खुद किला रानी बाई के बारे में मशहूर था कि उस किले के अंदर से रातों को किसी औरत की सिसकियां भरने और कभी दर्द भरे गीत गाने की आवाज़ें आती हैं। मैं मुसलमान हूं, और मुसलमान का इस किस्म के तोहमात पर यकीन नहीं होता, और मैं भी उसे महज ज़ईफ़ुल अकीदा लोगों की मनगढ़ंत कहानियां ही समझता था। और फिर भी मैं खुद उस किले में जाकर इन तोहमात की तस्दीक करना चाहता था। बस ये मेरा शौक़ था, और कोई बात नहीं थी। ये मैंने वस्ती भारत के जंगलों में घूमते फिरते साधुओं से सुन रखा था कि हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक जिस हिंदू मर्द या औरत ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होता है, उसकी रूह मरने के बाद चुड़ैल या किसी असीब का रूप धार लेती है और ज़मीन पर भटकती फिरती है। मेरे दिल में ये शौक़ भी था कि किला रानी बाई में अगर कोई ऐसी बदरूह है तो चलो उससे मुलाकात हो जाएगी, और किले के बारे में जो पुरअसरार कहानियाँ मशहूर हैं उनकी हकीकत भी खुल जाएगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आम तौर पर सर्दियों के मौसम के आखिरी दिनों में बम्बई अपने दोस्त जमशेद के यहाँ जाया करता, और पंजाब और शुमाली यूपी में इन दिनों मौसम सर्द होता है, मगर वस्ती हिंद और ख़ास तौर पर बम्बई के अब पास के जंगलों में मौसम खुशगवार होता है, और ये बारिशों का मौसम नहीं होता। लेकिन कभी कभी उन जंगलों में इस मौसम में भी बारिशें शुरू हो जाया करती हैं। रोहतगढ़ के स्टेशन से उतरने के बाद मैं यक्के में बैठकर उस जगह सड़क पर उतर गया जहां से होशंगाबाद रेंज के जंगल शुरू हो जाते थे, और महकमा जंगलात की तरफ से यहाँ जंगल में बाज़ जगहों पर छोटे छोटे पिगडंडी नुमा रास्ते बनाए हुए थे, और ये कच्चे रास्ते जंगल के एक हिस्से को दूसरे से अलग करते थे। और ये रास्ते इसलिए बनाए जाते थे कि अगर जंगल के एक हिस्से में आग लग जाए तो दूसरा हिस्सा आग से महफूज रहे। इन 4-5 फुट चौड़े और रास्तों को जो इधर उधर घूमते हुए जंगल के वस्त में से गुजरते चारों तरफ निकल जाते थे, और उन्हें महकमा जंगलात की इस्तिलाह में सांप लाइन कहते हैं। लेकिन ये सांप लाइन जहाँ जंगल ज़्यादा घने और दलदली हो जाते हैं वहाँ तक नहीं गई हुई थी, और मैं जंगलों में अपने दोस्त जमशेद के साथ या अकेला कभी शिकार खेले नहीं आया था। इस लिहाज से ये जंगल मेरे लिए अजनबी थे, और मैं इन जंगलों के लिए अजनबी। लेकिन चौंका ये बरसगीर के वस्ती इलाकों के जंगल थे, और तकरीबन ये एक जैसे होते हैं, इसलिए मुझे कोई ख़ास अजनबियत महसूस नहीं हुई। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई जंगल कम खतरनाक होता है और कोई जंगल ज़्यादा खतरनाक और दुश्वार गुजार होता है।
मैंने शिकार तो खेला नहीं था और मेरा टारगेट रानी बाई का किला था और जिसके राजों को मैं बेनकाब करना चाहता था। और अगर वाकई वहाँ किसी औरत की बदरूह रातों को सिसकियाँ भरती थीं और दर्द भरे गीत गाती थी तो मैं उससे मिलना चाहता था और पूछना चाहता था कि उसने क्या गुनाह किया है और जिसकी पादाश में उसे ये सज़ा मिली। मैं जंगल में दाखिल हो गया और एक सैंप लाइन यानी जंगल के दो ब्लॉकों के दरमियान महकमा जंगलात की तरफ से बनाई गई पगडंडी पर चला जा रहा था और बंदूक मेरे कांधे से लटक रही थी। कारतूसों का थैला मेरे दूसरे कांधे पर लटक रहा था। दिन के 10 बजे का वक्त था और मौसम खुशगवार था। धूप दरख्तों के ऊपर निकली हुई थी और दरख्त इतने गुंजान और साथ उगे हुए थे कि उनके नीचे हल्का हल्का अंधेरा था और मैं गुंजान जंगलों का आदी था। खतरा अगर था तो सिर्फ ये कि किसी तरफ से अचानक कोई आदमखोर शेर न निकल आए और आदमखोर शेर इंसानों की बू पाते ही उसके पीछे लग जाता है और ऐसी मकारी से पीछा करता है कि बड़े से बड़े शिकारी को भी पता नहीं चलता और फिर मौका पाते ही आदमखोर शेर आदमी को दबोच कर ले जाता है। जो शेर आदम को नहीं होता वो आदमी पर भूखा भी हो तो हमला करने से गुरेज करता है। और दूसरा खतरा रीछ का होता है। रीछ बड़ा बेवकूफ़ और बेढब दरिंदा है, चालाकी अय्यारी बिल्कुल नहीं जानता और आदमी को देखकर सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमला करके आदमी को सीने के साथ भींचकर उसकी पसलियां तोड़ फोड़ देता है और आदमी अगर भाग जाए तो उसका पीछा शुरू कर देता है और बड़ी मुश्किल से जान छोड़ता है। चलते चलते मैं एक ढलान पर उतरने लगा और ढलान जहाँ जाकर ख़त्म होती थी वहाँ झाड़ियाँ थी और छोटा सा नाला बह रहा था। मैं नाला अबूर करने लगा तो अचानक झाड़ियों में हरकत पैदा हुई और मैं वहीं रुक गया और मुझे शेर की मखसूस बू आ गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम करके पीछे हटता गया और उतने में एक शेरनी ने झाड़ियों में से निकलकर अपना भारी सर उठाकर मेरी तरफ देखा और मैं बिल्कुल साकत खड़ा रहा। शेर के मुकाबले में शेरनी बहुत मतलून मजाज होती है और उसका कुछ पता नहीं चलता कि कब आदमी पर हमला कर दे और ख़ास तौर पर जब वो पूरे दिनों में से होती है तो सख्त चिड़चिड़ी हो जाती है और ज़रा सी मदाखलत पर गज़बनाक हो जाती है। लेकिन मैंने देख ही लिया था कि ये शेरनी पूरे दिनों से नहीं और चंद सेकंड तक वो मेरी तरफ अपनी चमकीली आंखों से देखती रही और मैं भी उसे खामोशी से साकत खड़ा देखता रहा। फिर उसने मुंह खोलकर जमाई ली और नाले में से गुजरकर जंगल के दरख्तों की तरफ चली गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और अगर वो मुझ पर हमला कर देती तो मेरी 2 नाली बंदूक का फायर उसे हलाक नहीं कर सकता था। मैं भी नाला पार करके दूसरी तरफ निकल गया और मेरी मालूमात के मुताबिक रानी बाई का किला नाले के दूसरी जानब जंगल के तीसरे ब्लॉक में एक तालाब के अकब में वहां से कोई 2 फरलांग के फासले पर था। शहर की सड़क पर तो आदमी 2 फरलांग का फासला पैदल चलकर भी बड़ी जल्दी तय कर लेता है, मगर जंगल में और खास तौर पर घने जंगल में कोई सड़क तो होती नहीं और आदमी को बड़ी अक्लमंदी से काम लेते हुए सिमत को दुरुस्त रखते हुए खुद रास्ता बनाना पड़ता है और 2 फरलांग काफ़ी वक्त ले जाते हैं। अगर मुझे जंगलों में घूमने फिरने का तजर्बा ना होता तो मेरे लिए रानी बाई के किले तक पहुंचना नामुमकिन था। भरी हुई डबल बैरल गन मैंने अपने सीधे हाथ में उठा रखी थी ताकि किसी भी खतरे का हर वक्त मुकाबला कर सकूं। मैं झाड़ियों और दरख्तों की लटकती हुई शाखों में रास्ता बनाता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और कई दरख्तों की जड़ें ज़मीन से बाहर निकली हुई थीं। कहीं कोई दरख्त जड़ से उखड़ कर गिर पड़ा था और आखिर घने दरख्तों का दुश्वार गुजार रास्ता ख़त्म हो गया और सामने थोड़ी सी खुली जगह आ गई। उस खुली जगह पर भी ऊंची ऊंची कद आदम घास उगी हुई थी और उस घास को हाथी छुपवा घास कहते हैं। मतलब ये कि उसमें से गुजरते हुए हाथी भी छुप जाता है और जंगली जानवरों ने उस घास में छोटा सा रास्ता बना दिया था और मैं उस रास्ते पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाता उस घास के कत्ते से बाहर निकल आया। आगे फिर जंगल था मगर दरख्त अलग अलग खड़े हुए थे और एक खाई आ गई और मैं उसमें उतर गया। खाई की दूसरी जानब बाहर निकला तो सामने एक छोटा सा टेला था और जिसकी ढलान झाड़ियों ने ढांप रखी थी और मैं टेले के पहलू से होता हुआ दूसरी जानब आया तो सामने बांस के दरख्तों के झुंड के दरमियान एक छोटा सा तालाब और उसके पीछे एक 2 हिकल किले की स्याही महल
भूरी दीवार दिखाई दी और यही रानी बाई का वो पुरअसरार किला था जिसकी मुझे तलाश थी और जिसके बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां मशहूर थीं। मैं तालाब के पास आ गया और तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। उसके तीन तरफ बांस के दरख्तों के झुंड थे और एक जानब यानी जिस जानब मैं खड़ा था दीवार के दरख्तों के नीचे से होती हुई एक पगडंडी आगे को निकल गई थी। इस पगडंडी पर से एक रास्ता झाड़ियों के दरमियान से होता हुआ रानी बाई के किले की तरफ जाता था। मैं उस रास्ते पर चलते हुए किले की दीवार के सामने आकर रुक गया और किले की दीवार के पत्थर कई जगहों से उखड़ चुके थे और वहां झाड़ियां उग गई थीं। ये बोसीदा खंडरनुमा दीवार काफी बुलंद थी और मैं दीवार के साथ साथ चलता किले के दरवाजे के सामने आ गया। उस महराबी दरवाजे के दोनों पट गायब थे और दरवाजा ज्यादा चौड़ा नहीं था। उसकी दोनों जानब गोल चबूतरे थे और उन चबूतरों की शिकस्ता दीवारें भी आधी झाड़ियों में छुपी हुई थीं। अंदर एक डेवड़ी थी और जहां धुंधला धुंधला सा अंधेरा था और मैं डेवड़ी में आ गया और डेवड़ी की फर्श की बड़ी बड़ी सिलें टूट फूट चुकी थीं। मैंने देखा कि डेवड़ी के कोने में एक जीना था जो ऊपर को जाता और मैं जीने की 4-5 सीढ़ियां चढ़ा तो आगे दीवार आ गई और खुदा जाने ये दीवार वहां किस लिए बनाई गई थी। मैं नीचे उतर आया और डेवड़ी पार करके किले के सहन में आ गया और सहन छोटा सा था और उसके वसत में गोल दायरे में पत्थर का फव्वारा था और फव्वारा तो टूट फूट गया था, सिर्फ उसकी गोल दीवार बाकी रह गई थी। फव्वारे के अंदर घास उग आई थी और फव्वारे की दूसरी जानब भी फिर एक छती हुई सुरंगनुमा डेवड़ी थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उस सुरंगनुमा डेवड़ी में से भी गुजर गया और अब मैं रानी बाई के किले के दरमियानी हिस्से में था। यहाँ 3 जानब राहदारियां थी और उनके संगे मरमर के पतले पतले सतून थे और राहदारी के ऊपर महल के झरोखे थे जिनकी 12 दरियों के साथ जंगली बेलें लिपटी हुई थीं और ये यकीनी तौर पर रानी बाई का वो महल था जो उसके आशिक या खावंद मुगल सूबेदार ने उसके लिए खास तौर पर बनवाया था और मैं खामोश खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। जिस चीज ने मुझे अपनी तरफ मतवजा किया और वो शहर में एक तरफ गोल चबूतरे पर बनी हुई छोटी सी 12 दरी थी और मैं 12 दरी के पास आ गया और 12 दरी के अंदर एक मखरूती बुर्जी थी और मैं समझ गया कि ये रानी बाई की वो मड़ी है जहां रानी बाई के कत्ल होने के बाद उसकी लाश को जलाकर उसकी हड्डियां यानी फूल दफन किए गए थे। चबूतरे का फर्श भी टूट फूट चुका था और कहीं कहीं घास उग गई थी और मड़ी की बुर्जी का रंग भी बारिशों और धूप की वजह से स्याह पड़ चुका था। मैं मड़ी के चबूतरे से उतरकर राहदारी में फिरने लगा और एक जगह से जीना ऊपर महल के चुबारी को जाता और मैं जीना तय करके ऊपर आ गया। एक नीम तारीख छोटा सा खाली कमरा था जिसकी स्याह दीवारें गोया आगे को झुकी हुई थीं। एक अजीब किस्म की ठंडी आसीबी खामोशी तारी थी और मैं छोटे से दरवाजे में से गुजरकर दूसरे कमरे में चला गया। ये मुस्ततील कमरा था और उसके जंगल की जानब 3 झरोके थे और एक झरोके में से छोटी सी गैलरी बाहर को निकली हुई थी, मगर गैलरी का फर्श गैप था और नीचे गहराई में जमीन नजर आ रही थी और मैं उस लंबे कमरे में से भी गुजर गया। कमरे के आखिर में पत्थर की 3 सीढ़ियां चढ़कर मैं एक और गैलरी में आ गया और ये गैलरी एक बड़े से हाल के कमरे की दीवार के साथ निसफ दायरे की शक्ल में बनी हुई थी। गैलरी का जंगला जाली दीवार पत्थरों का था और फर्श थे 2-2.5 फुट ऊंचा। मैंने नीचे झांक कर देखा, नीचे गोल हाल कमरा था जिसके वसत में एक गोल चबूतरा था। इस चबूतरे पर संग सुर्ख का एक तख्त बना हुआ था। तख्त खाली था और हाल कमरे के एक जानब दीवार में एक छोटा सा महराबदार दरवाजा था जिसके अंदर अंधेरा छाया हुआ था। मैं एक मुसलमान स्याह की हैसियत से ये सब कुछ देख रहा था और मेरे ज़हन पर खौफ का शाइबा तक नहीं था। मुझे इस 300 साल पुराने किले में अभी तक अक्ल को हैरान कर देने वाली या रोंगटे खड़े कर देने वाली कोई शय नजर ना आई। मुझे उन लोगों पर हंसी आ रही थी जिन्होंने इस किले के बारे में अजीबोगरीब असीबी कहानियां गढ़ रखी थीं। हिंदुओं का कोई मजहब नहीं है और जो कुछ भी है वो एक देवमाला है और उनके यहाँ कोई आसमानी किताब नहीं। वेद हैं और जो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं और ये ऋषि मुनि बड़े जति सती और दाना लोग थे, मगर वेदों में उन्होंने भी हर किस्म की तोहमात को भर दिया है और देवताओं का जिक्र है जो ज़मीन पर आकर गैर औरतों से रोमांस लड़ाते हैं और फिर उन्हें अगवा करके आकाश में ले जाते हैं जहां उन देवताओं के मस्कन हैं। रामायण में रामचंद्र के बिन बास
और रावण के हाथों सीता जी के अगवा की दास्तान है और सबसे पहले रामायण वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी थी और बाद में दरवेश शायर तुलसीदास ने उसे उस जमाने की बुर्ज भाषा यानी आम फहम हिंदी जुबान में दोबारा लिखा। और ये दूसरी रामायण हिंदुओं में आज भी बड़ी मकबूल है। और तीसरी किताब गीता है। गीता 20-25 सफ़ों के हजम की एक छोटी सी तकरीर है जो हिंदुओं के अवतार कृष्ण जी ने महाभारत के मैदान जंग में अपने साथ अर्जुन के आगे उस वक्त की थी जब उसने ये कहकर दुश्मन पर तीर चलाने से इनकार कर दिया था कि दुश्मन की सफ़ों में उसके सारे रिश्तेदार मौजूद हैं और वह अपने अजीज़ों पर तीर नहीं चला सकता। उसके जवाब में हरि कृष्ण ने अर्जुन के आगे जो तकरीर करके उसे लड़ाई पर आमादा किया वो तकरीर गीता है। और उसके अलावा पुराण हैं, अमशद हैं जो दीदों की शरें या तशरीह हैं। सैकड़ों देवी देवता हैं और जो देवी देवता इंसानों की तरह एक दूसरे से भी हसद करते हैं और नफरत भी करते हैं और एक दूसरे को गजंद पहुंचाने और हलाक करने से भी गुरेज नहीं करते। हर देवी देवताओं की अपनी देवमाला है और अपना अलग फ़िका है। ऐसे हज़ारों सैकड़ों फ़िरके हैं और गर्दा हिंदी देवमाला भी एक अजीब गोरख धंधा है जो खुद बड़े बड़े पढ़े लिखे हिंदुओं को भी समझ में नहीं आता। फिर आवागौन है और हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक हर हिंदू मर्द और औरत अपने अमाल के मुताबिक मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है। वो किसी दरिंदे, किसी जानवर, किसी कीड़े मकोड़े, फल, सब्जी, घास की पत्ती और पत्थर की शक्ल में भी दूसरा जन्म ले सकता है। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक हर हिंदू को 1,84,000 बार इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है ना गोरख धंधा। और मुझे चौंका इस किले में कम से कम एक रात जरूर गुजारनी थी और इसीलिए मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां बैठकर रात गुजार सकूं। मैं गैलरी वाले हाल के कमरे से निकलकर उसके साथ वाले छोटे कमरे में आ गया जहां जंगल वाले तालाब के रुख पर एक छोटा सा झरोका बना हुआ था और जिसमें से ताज़ा हवा भी अंदर आ रही थी। मैं वहीं झरोके के पास बैठ गया और अभी बैठे रहने के सिवा मेरा और कोई काम नहीं था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि ये जो लोगों ने मशहूर कर दिया है कि रानी बाई का किला असीब ज़दा है और आधी आधी रातों को इस किले में से किसी औरत के दर्दनाक गीत और सिसकियां भरने की आवाज़ें आती हैं, उसकी क्या हकीकत है। मैं किसी अखबार या किसी रिसाले की तरफ से ये तहकीकात करने नहीं गया था और ये महज मेरा ज़ौक़े तजस्सुस था। मुझे बचपन ही से जिन भूतों और चुड़ैलों वगैरह को देखने का शौक़ था और मैं अपने शहर के कब्रिस्तानों में अक्सर जाया करता कि शायद वहाँ किसी रूह से मुलाकात हो जाए, मगर कैसे कभी ऐसा ना हो सका और मेरी कभी किसी रूह, किसी चुड़ैल या जिन भूत से मुलाकात नहीं हुई थी। कुछ देर बाद रानी बाई के किले से बाहर आकर तालाब के किनारे इधर उधर फिरता रहा और मैंने 2 हरन देखे जो तालाब पर आकर पानी पी रहे थे और जैसे ही उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ वो डर कर जंगल में भाग गए। और जब सूरज मगरब की जानब ढलने लगा और जंगल में शाम का धुंधलका छाना शुरू हो गया तो मैं किले में आकर झरोके के पास बैठ गया। बरी हुई बंदूक मैंने अपने पास रखी हुई थी और बैठे बैठे थक गया तो वहीं थैले का सरहाना बनाकर लेट गया और मुझे नींद आ गई। मालूम नहीं कितनी देर सोया रहा हूँगा कि अचानक मेरी आंख खुल गई और मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने कोई आवाज़ सुनी थी, लेकिन ये नींद की हालत में सुनी हुई कोई आवाज़ भी हो सकती थी। मेरे चारों जानब अंधेरा था और झरोके में से रात की फीकी फीकी रोशनी अंदर आ रही थी। मैं उठकर बैठ गया और कान लगाकर सुनने लगा कि वो आवाज़ क्या थी, मगर वहाँ सवाए जंगल के सन्नाटे और तालाब के किनारे बोलते 1-2 झींगड़ों की आवाज़ों के और कोई आवाज़ ना थी। मैंने दीवार के साथ टेक लगा ली और आंखें बंद करके दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। मुझे आंखें बंद किए बेमुश्किल 1-1.5 मिनट ही गुजरा होगा कि मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी ने आह भरने के अंदाज में गहरा सांस लिया हो। मैंने दीवार के साथ बैठे बैठे आंखें खोल दी और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। मैंने जेब से लाइटर निकाल कर जलाया और लाइटर की रोशनी ने उस छोटे से पुराने कमरे की तारीकी को थोड़ी देर के लिए रोशन कर दिया और कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने लाइटर बुझाकर जेब में डाला तो मुझे एक बड़ी पुरअसरार सी खुशबू का एहसास हुआ। उस किस्म की खुशबू मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी और शायद वो ख्वाब में देखे हुए बाग की खुशबू थी। उसके साथ ही किसी के लिबास की सरसराहट सुनाई दी और ऐसे लगा जैसे कोई रेशमी लिबास वाली औरत मेरे करीब से गुजर गई हो और मैंने जल्दी से दोबारा लाइटर जलाया।
कमरा खाली था और वहां कोई भी ना था, लेकिन मैंने अपने होशो हवास के साथ किसी औरत की आह भरने और उसके रेशमी मलबूस की खुशबू महसूस की थी। उसके बाद एक बार फिर वही पुरअसरार सन्नाटा छा गया। अब मैं उठकर बैठ गया था और मैं समझ गया कि कुछ न कुछ होने वाला है, और अचानक जंगल में से इंसानी चीखों की आवाजें बुलंद हुई। यकीन करें कि जो मैं अपनी तरफ से बड़ा हकीकत परस्त और बहादुर बनता था, और एक बार भी मैं खौफ से लर्ज गया और ऐसे लग रहा था जैसे किसी दरिंदे ने अचानक किसी इंसान को दबोच लिया हो और उसे फाड़ रहा हो। दूसरे लम्हे चीखों की आवाज बंद हो गई और जंगल की खामोशी और ज्यादा गहरी और दहशतनाक हो गई। मुझे याद आ गया कि इस किले के बारे में यह बात भी मशहूर थी कि किले के आसपास जंगल में से रात के वक्त उन बदनसीब इंसानों की चीखें सुनाई देती हैं जिन्हें जंगली दरिंदों ने हड़प किया था। और मैं सोच में पड़ गया। इसका मतलब था कि कम से कम ये रवायत जरूर सच्ची थी। मेरी नींद गायब हो चुकी थी और मैं किले के छोटे से वीरान कमरे के झरोके के पास कान लगाए इस इंतजार में बैठा था कि देखें अब कौन सी आवाज सुनाई देती है। मैंने लाइटर जलाकर अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली। रात के 12 बज रहे थे और मैंने गर्दन ऊंची करके पत्थर के झरोके में से बाहर देखा। जंगल ऐसे साकत और खामोश था जैसे किसी ने उस पर जादू फूंक दिया हो, और मैं जंगल की कई रातें देखी थी। जंगल कितना ही खामोश क्यों ना हो, उसकी खामोशी में भी कोई ना कोई आवाज जरूर सुनाई दे जाती है। किसी दरख्त की सूखी शाख के आसपास आप अचानक गिरने वाली आवाज, किसी भटके हुए परिंदे की आवाज जो रास्ता भूलकर इधर आ निकला हो, या फिर दूर किसी भेड़िए या लगड़ बगड़ के बोलने की आवाज, और कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं कोई झींगर जरूर बोल रहा होता है। लेकिन इस जंगल में तो मौत की खामोशी छा गई थी। ऐसे लगता था जैसे जंगल की हर चीज बेजान हो गई हो, या फिर किसी ने जंगल की हर शय पर खामोशी का तिलस्म फूंक दिया है। मैं एतराफ़ करता हूं कि उस बेजान खामोशी का असर मुझ पर भी होने लगा, और मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मेरे दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया है। और मैंने जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखा और मेरा दिल धड़क रहा था, मगर उसकी धड़कन बड़ी मुश्किल से महसूस हो रही थी। इतने में मुझे किसी औरत की सिसकियां भरने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये पुरअसरार असीबी आवाज़ सुनकर कुछ देर के लिए मेरे जिस्म के रोंगटे भी खड़े हो गए थे। लेकिन अपनी हकीकत पसंद मजाजी की वजह से मैंने बड़ी जल्दी अपने हवास पर काबू पा लिया और सिसकियों की आवाज़ को बड़े गौर से सुनने लगा। सिसकियों की आवाज़ किसी गम खुदा औरत की थी जो कभी तो मुझे अपने बिल्कुल करीब महसूस होती और कभी दूर चली जाती। चंद लम्हों के बाद सिसकियों की आवाज़ बंद हो गई और एक बार फिर खामोशी छा गई। मगर यह खामोशी ज़्यादा देर तक ना रही और फिर ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई गम नसीब औरत रोते हुए कोई दर्दनाक गीत गा रही हो। और ये रवायत भी मैंने सुन रखी थी कि इस किले में से आधी रात को पहले किसी औरत की सिसकियां भरने और फिर रोते हुए दर्द भरे गीत गाने की आवाज़ सुनाई देती है। और मैं कान लगाकर गौर से सुनने लगा। औरत की आवाज़ ऐसी थी जैसे बयान करते हुए साथ साथ गीत के बोल दोहरा रही हो, और गीत के बोल मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहे थे। मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह मालूम कर सकूं कि वो किस जुबान का गीत गा रही है, मगर कुछ पता नहीं चल रहा था। औरत के बयान ऐसे थे कि उनमें खौफ भी था और दहशत भी महसूस होने लगी, और फिर एकदम ये आवाज़ भी गायब हो गई। रानी बाई के किले के बारे में मैंने जो रवायतें सुनी थी वह सच्ची साबित हो चुकी थी, और अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि उसकी हकीकत क्या है और ये औरत कौन है जो पहले सिसकियां भरती रहती है और फिर दर्द भरे गीत गाते हुए रोती रहती है। और मैंने बैठे बैठे अंदाज़ा लगा लिया था कि ये आवाज़ें किले की उस जन्नत से आ रही हैं, और जिस तरफ किले का बड़ा कमरा था और जिसकी दीवार के साथ निसफ दायरे में संगे सुरख की पुरानी गैलरी बनी हुई थी। मैंने बंदूक संभाली और उठकर दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर गैलरी वाले कमरे की तरफ बढ़ा। अंधेरे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था और मैंने जेब से लाइटर निकाल कर जला लिया। लाइटर की रोशनी में मैंने पत्थर के जीने की 3 सीढ़ियां चढ़ी और ऊपर गैलरी में आ गया। वहां आते ही मैंने लाइटर बुझा दिया और वहीं बैठ गया और गैलरी के जंगले की जालियों में से नीचे हाल के कमरे में देखने की कोशिश करने लगा। हाल के कमरे के वस्त में चबूतरा और उसी तरह खाली खाली था। चबूतरे के ऊपर बना हुआ पत्थर का तख्त भी खाली और वीरान पड़ा था। फिजा में एक सनसनाहट सी लर्ज रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ कुछ होने वाला है। मैं पत्थर की जाली के साथ लगकर चुपचाप और दामबखुद सा होकर बैठा नीचे देख रहा था
اور عجیب بات یہ تھی کہ حال کمرے کے دیواروں پر اندھیرا تھا، مگر کمرے کے درمیان میں خدا جانے کہاں سے دھندلی دھندلی روشنی آ رہی تھی، اور یہ روشنی دھند کی طرح صرف چبوترے اور اس کے اوپر والے خالی تخت تک ہی محدود تھی۔ جنگل کی طرف سے تو پہلے ہی سناٹا طاری تھا، اور سنسناہٹ کی لرزتی ہوئی آواز ایسی تھی جیسے یہ کسی آواز کی سزائے باز گشت ہو اور آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جا رہی ہو۔ اور پھر یہ آواز بھی گم ہو گئی، اور میں نے اپنے شکاری اور جہاں گردی کی زندگی میں کئی راتیں جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں میں کاٹی ہیں، مگر ایسی خاموشی میں نے کسی جگہ محسوس نہیں کی تھی۔ یہ خاموشی کی خاموشی تھی، اور موت کا سکوت بھی اس خاموشی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ مجھے اپنا وجود اس خاموشی میں پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میں پتھر کا مجسمہ نہیں بنا تھا، اور میں اس ازلی اور ابدی اور بہت حد تک اسیب زدہ سکوت کا حصہ بھی تھا اور اس کا تماشائی بھی تھا۔ یہ دہشت ناک سکوت زیادہ دیر تک قائم نہ رہا، اور اچانک مجھے کسی عورت کے بیان کرنے کی مدھم آواز سنائی دی۔ آواز ایسے لگ رہا تھا جیسے قلعے کے کسی دوسرے حصے سے آ رہی ہو، لیکن اس آواز سے موت کی خاموشی کا طلسم ٹوٹ گیا۔ عورت کی آہستہ آہستہ بیان کرنے اور رونے کی آواز قریب ہوتی جا رہی تھی، اور میں نے اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ وہی آواز تھی جسے میں جھڑوکے والے کمرے میں بیٹھا پہلے بھی سن چکا تھا، اور یہ اسی بد نصیب عورت کی آواز تھی۔ مجھے یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ یہ کس عورت کی آواز ہے، اور یہ کون بد نصیب عورت ہے جو آدھی رات کے وقت اس ویران قلعے میں آ کر رو رہی ہے، اور میں اس عورت کو اپنی زندگی کی کوئی زندہ ہستی سمجھ رہا تھا۔ لیکن بہت جلد یہ معمہ حل ہو گیا، لیکن معمہ اس طرح حل ہوا کہ حل ہونے کے بعد اس نے ایک ایسے معمے کی شکل اختیار کر لی جس کا حل شاید کسی کو معلوم نہیں تھا۔ عورت کے رونے اور بیان کرنے کی آواز جیسے جیسے قریب ہوتی جا رہی تھی، میرے اشتیاق میں اضافہ ہوتا گیا، اور مجھ پر ایک ہیجانی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ عورت کون ہے اور کس طرف سے اس کمرے میں آ رہی ہے؟ اور دیواروں پر جیسے اندھیرے کے سیاہ گہرے سائے پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر ایک ایسی بات ہوئی جس نے میرے بدن میں خوف کی سرد لہر دوڑا دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے والی دیوار کا اندھیرا ایک جگہ سے غائب ہو گیا، اور دیوار میں ایک غار نظر آنے لگا، اور پھر اس غار میں سے ایک سیاہ فام آدمی نمودار ہوا، اور جس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار تھام رکھی تھی، اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا غار میں سے نکل رہا تھا۔ اس کے پیچھے دو اور حبشی غلام نمودار ہوئے، جنہوں نے ایک جوان عورت کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا اور اسے آہستہ آہستہ کھینچتے ہوئے لا رہے تھے۔ عورت نے گلابی رنگ کی ریشمی ساڑی پہنی ہوئی تھی، بال گھنے تھے، اور سر پر سفید ہیروں سے جڑا ہوا چھوٹا سا تاج تھا۔ عورت بڑی خوبصورت تھی، اور اس کے نقش تیکھے تھے، اور گلے میں بھی موتیوں کا ہار تھا۔ عورت کو سر کے دائیں بائیں کرب کے ساتھ ہلاتی دھیمی آواز میں بیان کرتے ہوئے رو رہی تھی، اور اس کے پیچھے دو اور سیاہ فام حبشی غلام نمودار ہوئے، اور جنہوں نے ایک زرنگار کرسی کو اپنے قدوں پر اٹھا رکھا تھا، اور کرسی پر ایک منڈے ہوئے سر والا آدمی گردن اٹھائے بیٹھا تھا، اور اس آدمی کا رنگ گدمی تھا، اور آنکھوں میں تلسمی چمک تھی، اور جسم کو ایک زرد چادر میں لپیٹ رکھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی چھڑی تھی۔ وہ اس شان سے کرسی پر بیٹھا تھا جیسے اس قلعے کا مالک ہو۔ یہ جلوس کمرے کے وسط میں چبوترے کے پاس آ کر رک گیا، اور منڈے ہوئے سر والے آدمی کی کرسی حبشی غلاموں نے چبوترے کے سامنے آہستہ سے رکھ دی۔ دونوں غلام بڑے ادب سے کرسی کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، اور جن دو حبشی غلاموں نے عورت کو پکڑ رکھا تھا، وہ عورت کو کھینچتے ہوئے چبوترے پر لے گئے اور اسے تخت پر لٹا دیا۔ عورت نے کوئی مزاحمت نہ کی، اور وہ ایسے لیٹ گئی جیسے پہلے سے تیار ہو، اور دونوں غلام پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ غلام آگے بڑھا، اور جس نے ہاتھوں میں تلوار اٹھا رکھی تھی، اور وہ عورت کے پہلو کی جانب تخت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اور عورت اب بیان نہیں کر رہی تھی، اور اس کے منہ سے بار بار یہی الفاظ نکل رہے تھے: مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ تلوار برادر حبشی غلام نے گردن آہستہ سے موڑ کر کرسی پر بیٹھے آدمی کی طرف دیکھا، اور کرسی پر بیٹھے زرد پوش آدمی نے آہستہ سے اپنی چھڑی اوپر اٹھا دی، اور اس کے ساتھ ہی حبشی غلام نے تلوار کے دستے کو دونوں ہاتھ میں تھام کر اوپر اٹھایا، اور پھر تلوار پوری قوت سے تخت پر لیٹی ہوئی عورت کے سینے میں گھونپ دی۔ عورت کے حلق سے ایک دلدوز چیخ بلند ہوئی، اور ساتھ ہی اس کے سینے سے خون کا فوارہ اچھل پڑا۔ خون کے چھینٹے حبشی غلام کے جسم پر پڑنے لگے۔ حبشی غلام نے تلوار عورت کے سینے سے نکالی، اور تلوار کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر
2 कदम पीछे हटकर अदब से खड़ा हो गया। फिर कुर्सी पर बैठा हुआ और जर्द पोश आदमी उठा और बड़े वकार से कदम उठाता चबूतरे की सीढ़ियां चढ़कर तख्ते के पास आकर खड़ा हो गया और तख्त पर औरत की लाश खून में लथपथ बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। जर्दपोश आदमी ने हाथ उठाकर ऐसे इशारा किया जैसे कोई चीज तलब कर रहा हो, और उसका हाथ का इशारा पाकर कुर्सी की दोनों जानब खड़े हबशी गुलाम दौड़कर चबूतरे के पास आए और फिर उन्होंने चबूतरे की दीवार में से पत्थर की सिल को पीछे हटाया और अंदर से एक स्याह मर्तबान निकाला और जिसका मुंह ढक्कन से बंद था। गुलामों ने स्याह मर्तबान जर्दपोश के सामने तख्त पर औरत की लाश के पास रख दिया और खामोशी से पिछले पांव के चबूतरे से उतर गए। और मैं ये मंजर खौफजदा आंखों से देख रहा था और हैरान हो रहा था कि ये सब कुछ मैं ख्वाब में देख रहा हूँ या आलम बेदारी है, और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं दहशतज़दा जरूर था और पत्थर की जाली से लगा पत्थर बनकर ये खूनी खेल देख रहा था। जर्दपोश आदमी ने स्याह मर्तबान का ढक्कन अलग कर दिया और अजीब से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र पढ़ते हुए थोड़ी थोड़ी देर तक के बाद वो औरत की लाश पर मर्तबान में से कोई राख सी निकालकर छिड़क देता और आहिस्ता आहिस्ता औरत की लाश में से धुएं की स्याह लहरें उठना शुरू हो गईं, और ये धुआं औरत की लाश से अलग होकर लहरों की शक्ल में उसके ऊपर गोल दायरे में चक्कर खाने लगा था। जैसे जैसे धुएं की लहरें गहरी स्याह हो रही थी, औरत की लाश गायब होने लगी और फिर औरत की लाश गायब हो गई और उसकी जगह तख्त के ऊपर स्याह धुएं का गोला सा चकरा रहा था। जर्दपोश आदमी ने मंत्र पढ़ते पढ़ते अपना एक हाथ बुलंद किया और धुएं का गोला घूमते घूमते छोटा होता चला गया और फिर उस धुएं ने एक औरत के जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली। और जैसे ही धुआं औरत के जिस्म में तब्दील हुआ, जर्दपोश आदमी ने धुएं को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और धुआं औरत के छोटे से जिस्म की शक्ल में जर्दपोश आदमी की मुट्ठी में बंद था। वो मंत्र उसी तरह पढ़ता जा रहा था और उसकी आवाज़ पहले से बुलंद हो गई, और फिर जर्दपोश आदमी ने मंत्रों का जाप करते हुए अपनी वो मुट्ठी मर्तबान के अंदर डाल दी जिसमें औरत की लाश का धुआं मुजस्समे रूप में था। कुछ देर अपनी मुट्ठी मर्तबान के अंदर डाले रखने के बाद जर्दपोश आदमी ने एक झटके से अपना हाथ मर्तबान से बाहर निकालकर मर्तबान का मुंह ढक्कन से बंद करके ढक्कन को अच्छी तरह से कस दिया और दोनों बाजू फैलाकर छत की तरफ देखकर हलक से एक चीख की आवाज़ निकाली और मर्तबान को दोनों हाथों में से थाम कर आहिस्ता आहिस्ता चबूतरे की सीढ़ियां उतरकर उस जगह आ गया जहां चबूतरे की दीवार में से सील को हटाकर मर्तबान बाहर निकाला गया था। जर्दपोश आदमी के इशारे से दोनों हबशी गुलाम आगे बढ़े और उन्होंने जर्दपोश के हाथों से स्याह मर्तबान अपने हाथों में ले लिया और फिर मर्तबान को चबूतरे के शिगाफ के अंदर रखकर पत्थर की सिल से चबूतरे की दीवार के शिगाफ को बंद कर दिया। जर्दपोश आदमी वापस मुड़ा और कदम कदम चलकर अपनी जरंगार कुर्सी पर जाकर बैठ गया और दोनों गुलामों ने कुर्सी को अपने कंधों पर उठा लिया। और जिस हबशी गुलाम ने औरत के सीने में तलवार घोंपी थी और वह खून आलूद तलवार दोनों हाथों में थाम कर उसे ऊपर उठाए कुर्सी के आगे आगे चलने लगा और बाकी दोनों गुलाम पीछे हो गए और सर झुकाए कुर्सी के पीछे पीछे अदब से चलने लगे। ये अजीबोगरीब जुलूस उस दीवार की तरफ बढ़ रहा था और जिसके शवाब में से यह निकला था, और दीवार सारी तारीकी में डूबी हुई थी। सिर्फ जहां गार नुमाशगाह था वहां हल्की हल्की पुर इसरार सी रोशनी थी और जर्दपोश आदमी अपने गुलामों के साथ दीवार के गार नुमाशगाह में दाखिल होते ही मेरी नज़रों से उजल हो गया और उसके साथ ही हाल में कमरे में तारीकी छा गई। चबूतरे और तख्त पर पहले जो धुंधली धुंधली रोशनी दिखाई दे रही थी वो भी अब गायब हो चुकी थी और मेरी आंखों के सामने एक खूनी ड्रामा खेला गया और मैं हैरान बल्कि हैरतज़दा वहीं का वहीं बैठा था और सोच रहा था कि जो कुछ मैंने देखा क्या वो हकीकत थी या महज मेरा वहम, और क्या ये सब कुछ हकीकी दुनिया में हुआ था या सब कुछ आलम मावरा में वकूफ़ पज़ीर हुआ था। अगर चाहिए सारी बातें सारे खूनी मंजर जो मैंने देखे थे मेरी आंखों के सामने हुए थे, लेकिन उसके बावजूद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तख्त पर पड़ी औरत की लाश कैसे गायब होकर धुआं बन गई थी। मेरे ज़ौक़े तजस्सुस ने कहा कि चबूतरे की दीवार की सिल हटाकर स्याह मर्तबान निकाल कर उसे खोल कर देखूं कि उसके अंदर सचमुच धुआं अभी तक औरत के जिस्म की शक्ल में है ही कि नहीं। हालांकि मुझे से कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता था बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचने का खदशा था, लेकिन मेरे इरादों पर मेरा शौक़ और ज़ौक़े तजस्सुस गालिब आ गया और मैं ये राज मालूम करना चाहता था कि मर्तबान के अंदर और क्या क्या है।
अगर इस वक्त मुझे मालूम हो जाता कि इस मर्तबान के खोलने से मुझ पर कैसी कैसी भयानक मुसीबतें नाज़िल हो जाएंगी तो मैं इस काले मर्तबान को हाथ भी ना लगाता। लेकिन कहते हैं कि मुकद्दर में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। चुनाचा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और जब मैंने तसल्ली कर ली कि पुर इसरार हाल के कमरे में अब कोई बदरू नहीं रही तो मैं गैलरी का तारीक जीना उतर कर चबूतरे के पास गया, और अंधेरे में मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। और मैंने तख्त को गौर से देखा और वहाँ किसी जगह पर खून के निशान नहीं थे। मैं चबूतरे की दीवार के पास उस जगह बैठ गया जहाँ स्याह फाम हबशी गुलामों ने स्याह मर्तबान छुपाया था, और मैंने हाथ से टटोल कर देखा और एक जगह से पत्थर की सिल जरा सी उखड़ी हुई थी। मैंने सिल को दोनों हाथों से जोर लगाकर पीछे खिसका लिया और फिर शगाह में झांक कर देखा, और वहां स्याह मर्तबान मौजूद था। जैसे ही मैंने मर्तबान को हाथ लगाया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली का खफीफ सा झटका लगा हो, और मैंने हाथ पीछे कर लिया। दूसरी बात, हाथ लगाया तो किसी किस्म का झटका ना लगा, और मैंने मर्तबान को बाहर निकाल लिया। उसके ढक्कन को खोलने लगा कि कुछ सोच कर रुक गया, और पत्थर की सिल को चबूतरे की दीवार के साथ लगाकर शगाफ को बंद कर दिया। मर्तबान को बगल में दबाया और जीना चढ़कर गैलरी में आया, और गैलरी का जीना उतर कर राहदारी में से होता हुआ वापस झरोके वाली छोटी सी कोठरी में आ गया। कोठरी में अंधेरा था और मैंने लाइटर जलाकर उसकी रोशनी में मर्तबान का जायजा लिया, और ये किसी मजबूत धात का बना हुआ मर्तबान था। उसका रंग कुछ और होगा, लेकिन इतनी मुद्दत से दीवार के अंदर पड़े पड़े उसका रंग स्याह पड़ चुका था। और मैंने ढक्कन को देखा, और ढक्कन पेचदार था, और मैं उसे घुमाकर खोलने लगा तो जैसे अंदर से आवाज़ सी आई, इसे मत खोलो। और मैं रुक गया और मर्तबान को दीवार के साथ अपने करीब ही रख लिया और सोचने लगा कि इसे खोलूं या ना खोलूं। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि जब आदमी के किसी गुनाह की पादाश में उस पर सजा के तौर पर कोई मुसीबत नाज़िल होती है तो सबसे पहले उस आदमी की अकल मारी जाती है। अकल इन मायनों में मारी जाती है कि कुदरत उससे उसकी कुव्वत फैसला छीन लेती है, और वो ये करूं या ना करूं के चक्कर में फंस कर रह जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मर्तबान खोलूं या ना खोलूं। आदमी खताकार है और उससे ज़िंदगी में खताएं सरज़द हो जाती हैं, और उसकी बाद खताएं बाद गुनाह अल्लाह गफूर रहीम माफ़ फरमा देता है। लेकिन बाद खताएं ऐसी होती हैं जिनकी सज़ा इंसान को ज़रूर भुगतनी पड़ती है, और मुझे भी कुदरत की तरफ से मेरे किसी ऐसे ही गुनाह की सज़ा मिलने वाली थी। मैं 80 किलो के झरोके वाली कोठरी में बैठा सोच रहा था कि मर्तबान को खोलूं या ना खोलूं, और जब मैं किसी फैसले पर ना पहुंच सका तो मैंने कोठरी की दीवार के साथ सर लगा दिया और आंखें बंद कर ली। और सरबस्ता राजों को बेनकाब करने का शौक कहता था कि अभी मर्तबान को खोल कर देखो कि उसके अंदर क्या है, और दिल के अंदर से बड़ी धीमी सी आवाज़ आती कि इसे मत खोलना और उसे वहीं छोड़ाओ जहाँ से उठा कर लाए हो। इसी तज़बज़ाब में मुझ पर गनोदगी तारे होने लगी, और फिर मैं आलम ख्वाब में पहुँच गया। क्या देखता हूँ कि मैं अपने एक तारीख गार में से गुजर रहा हूँ और मैं ज़मीन पर चल नहीं रहा, और मेरे पाँव ज़मीन से ऊपर उठे हुए हैं, और मैं हवा में परवाज़ करता जा रहा हूँ, और गार में अंधेरा ही अंधेरा है। और फिर अचानक मुझे किसी औरत के सिसकियों भरी रोने की आवाज़ आती है, और मैं अपने आप को सवार की तरफ मुड़ जाता हूँ, और ये आवाज़ गार के अंदर बनी हुई कोठरी में से आ रही है। और कोठरी का दरवाज़ा खोल कर देखता हूँ कि अंदर फर्श के दरमियान गोल कुआं है, और कुएं के अंदर रोशनी हो रही है। औरत के रोने की आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही है, और मैं कुएं की मुंडेर पर से कुएं में झांकता हूँ। कुएं की तह में आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, और औरत के रोने और सिसकियाँ भरने की आवाज़ उन शोलों में से आ रही है, और वो कह रही है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। और मैं आलम ख्वाब में ही औरत को कहता हूँ कि तुम्हें कैसे बाहर निकालूं। औरत रोते रोते कहती है कि कुएं का ढक्कन खोल दो, और कुएं का ढक्कन खोल दो और मुझे अजाब से निजात मिल जाएगी। मैं औरत को कहता हूँ कि कुएं का तो कोई ढक्कन नहीं है और कुआं तो खुला है। औरत सिसकती भरकर कहती है कि कुएं का ढक्कन खोल दो और मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। इसके साथ ही अचानक मेरी आँख खुल जाती है, और मैं चौंक कर इधर उधर देखता हूँ। यकीन नहीं आता कि मैंने कोई ख्वाब देखा था, और मुझे ख्याल आता है कि कहीं वो मर्तबान में कैद औरत की रूह तो नहीं जो बार बार कह रही थी कि मुझे कुएं से बाहर निकालो और मुझे अजाब से निजात दिलाओ। मेरी हकीकत पसंद जहन इस ख्वाब को सच मानने से इनकार कर रहा था, और अचानक उसी औरत की एक आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी, और वह सिसकियाँ भरकर कह रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे आग से बाहर निकालो।
میں نے محسوس کیا کہ آواز مرتبان میں سے آ رہی تھی اور چونکہ میں بدروحوں کا قائل نہیں تھا، اس لیے میں نے اس عورت کی آواز پر کوئی توجہ نہ دی اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مرتبان کے اندر سے عورت کی درد بھری آواز تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ رہی تھی اور آخر میرا شوق تجسس میری عقل پر غالب آ گیا اور میں نے مرتبان کے پیچ دار ڈھکن کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر دیا۔ ڈھکن کو کھلتے دیکھ کر عورت کی آواز اب نہیں آ رہی تھی اور میں نے مرتبان کا ڈھکن کھول دیا۔ ڈھکن کے کھلتے ہی ایک ایسی بھیانک چیخ کی آواز بلند ہوئی اور جس سے جنگل کی فضا دیر تک گونجتی رہی اور میں نے ڈر کر مرتبان کو ہاتھوں سے چھوڑ دیا۔ مرتبان اندھیرے میں مجھ سے 3-4 فٹ کے فاصلے پر فرش پر ٹیڑھا ہو کر پڑا تھا اور اس میں سے سفید دھوئیں کی لکیریں سے نکل رہی تھیں۔ میں بندوق تھام کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہی بھیانک چیخ ایک بار پھر بلند ہوئی اور میں باہر کو بھاگنے لگا تو اچانک مرتبان میں سے نکلتے ہوئے دھوئیں نے ایک زندہ عورت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ عورت وہی تھی جسے میری آنکھوں کے سامنے تخت پر لٹا کر قتل کیا گیا تھا اور اس کے سر پر سفید ہیروں کا تاج تھا اور گلے میں سفید موتیوں کی مالا، بال کھلے تھے اور وہ گلابی رنگ کی ریشمی ساڑی میں ملبوس تھی۔